नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश में कौन मंत्री बनेगा और कौन पुराना मंत्री योगी 2.0 कैबिनेट में से बेदखल किया जाएगा, इस पर मोहर लग गई है। बुधवार देर रात 2.5 घंटे से ज़्यादा चली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के तमाम बड़े दिग्गजों के साथ बैठक में सब कुछ चाक चौबंद कर लिया गया है। इस बैठक में मंत्रिमंडल के नामों की चर्चा के साथ अगले कई चुनावों का भी मजबूत आधार तय किया गया है। 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के साथ कौन मंत्री शपथ लेंगे, इसकी पूरी रूपरेखा और सभी नामों को तय कर दिया गया है। शुरुआती दौर में 48 मंत्रियों को योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ दिलवाई जाएगी। इस बार की कैबिनेट में सिर्फ 2022 से 2027 तक ही नुमाइंदगी नहीं करेगी, बल्कि वह 2024 के साथ 2027 और 29 के चुनावों की भी मजबूत आधारशिला रखेंगे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह स्थल अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 11 प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इनके अलावा 5 उप मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही भाजपा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर देगी। इसको लेकर इस कार्यक्रम को पार्टी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2024 की सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में इस चुनाव को पेश किया जा रहा था। इसमें भारी जीत के साथ ही भाजपा ने अब अपनी रणनीति पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति, व्यवसायियों, फिल्म सितारों को आमंत्रित किया गया है। ये लोग कार्यक्रम में भाग लेने आने वाले प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं पर अलग प्रभाव डालेंगे। उत्तर प्रदेश में दोबारा एक बार ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी उथल पुथल होती रही और गठबंधन की सरकारें बनती रहीं, लगता नहीं था कि इतने प्रचंड बहुमत से एक सरकार को दोबारा जनता का समर्थन इस तरह प्राप्त होगा। दूसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है और अब भगवा जिस तरह लहरा है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली तक एक उत्साह है और 2024 को इसी उत्साह से जोड़कर देखा जा रहा है। 2024 की तैयारियां, लखनऊ सबसे बड़ा सेंटर, उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स का पावर हाउस कहा जाता है पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बागडोर किसी भी पार्टी के लिए अहम हो जाती है और दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। और ऐसे में सूबे में योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रभाव बरकरार रखते हुए सरकार में जिस तरह वापसी की है, निश्चित रूप से बीजेपी में उत्साह, और इसी उत्साह को अब पूरे उल्लास से मनाने की तैयारी कल और सरकार के इस भव्य आयोजन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय मौजूद हैं। विमल सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, और विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज़ पर। विमल सिंह जी, ऐसा लगता है कि सत्ता ने खुद अपने कीर्ति कलश दुर्बल हाथों से छीनकर दुर्लभ हाथों में सौंप दिए हैं, और जिस तरह सत्ता में योगी आदित्यनाथ की भाजपा की वापसी हुई है, निश्चित रूप से पूरे देश में कहीं ना कहीं एक नए समीकरण, और उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है, वहाँ पर आपके लिए
बहुत बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। देखिए चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश में जो है विकास की जो है गंगा है वो बह रही है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, हमारी ईश्वरूप जनता ने जो है योगी जी के विकास को देखकर, और उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज के नाम से, जो अपराध के नाम से जो जाना जाता था उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश को जो है क्राइम के नाम पर जाना जाता था, जिस प्रदेश को जो है जुगाड़ू प्रदेश के नाम पर जाना जाता था, जिस प्रदेश को जो है गड्ढा के रहित जो है प्रदेश को जाना जाता था, उस प्रदेश को जो है अपराध मुक्त, गुंडा राज मुक्त कराया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जितना विकास के काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, वो पूरे जो है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश हमेशा से जो है विकास से दूर रहा। दूसरी चीज मैं कहूंगा, मैं पूर्वांचल के बलिया जिले के रहने वाला हूं, और मैंने वहां की जो समस्याओं को अपनी आंखों से देखा है। महज जो है 7 साल पहले मैं बलिया में ही रहता था। वहां पे अपराध की बात करूं, या वहां पे जो है सड़कों की बात करूं, यहाँ पे मैं बिजली की बात करूं, वहां पे बहुत दुर्लभ व्यवस्था थी। वहां पे जो है हम लोग खुद जो है स्कूल जाते थे तो लगभग जो है घुटने तक का जो है पानी जो है लग जाता था सड़कों पे, और हम लोग पार कर कर जो है अपने गंतव्य स्कूल पर जाते थे, और बहुत दिक्कतों का सामना हम लोगों ने खुद झेला है। इस चीज को, इस परेशानी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा, और आज देखिए हमारे गांव की सड़कें, अगर मैं बात करूं बिजली की, तो 18 घंटा से ज्यादा बिजली जो है गांव क्षेत्र में जो है मिल रही है। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि लगभग 37 साल बाद ये इतिहास जो है योगी जी दोहराने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कहा जाता था कि जो नोएडा या जो गाजियाबाद आ जाता था, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता था। लेकिन इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलत ठहराया है। वो प्रत्येक साल में जो है 2 बार जो है नोएडा और गाजियाबाद का दौरा किए, और 37 साल बाद ये इतिहास होने जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो है दूसरा कार्यकाल अपना पूरा करने जा रहा है। जी, ये जनता का जो ये प्यार है, ये जनता का जो है जो विकास किया गया, उस जनता ने उस प्यार को, उस आशीर्वाद को माननीय मुख्यमंत्री जी को लौटाया गया है। और कल जो है लगभग 70,000 जनता जो है लखनऊ के इकाना स्टेडियम से, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेडियम है, उस स्टेडियम से जो है लोग, जनता जो है अपना प्यार और आशीर्वाद जो है योगी जी को देने जा रही है। जी, ठीक है विपिन शर्मा जी, कैसे देखते हैं सत्ता में इस वापसी को, और जनादेश स्पष्ट रूप से जिस तरह प्राप्त हुआ, कहीं ना कहीं एक विश्वास प्रारंभ से ही, चुनाव से पहले ही एक कहीं दिख रहा था भाजपा में, कुशल रणनीति, बेहतर चुनाव प्रबंधन और बड़ा प्रचार तंत्र, और इसके बाद कई ऐसे काम, और सबसे ऊपर जो राष्ट्रवाद का झंडा है, उसके नीचे शायद सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। और अवसर, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भावना रही कि अवसर दिया जाए, एक लंबा अवसर, अगर बहुत सारी चीज़ों को सही करना है। शायद जनता सब समझती है और बेहतरीन तरीके से निर्णय लेने की क्षमता भी रखती है, और शायद ये निर्णय दिखा है 5 राज्यों के चुनाव में कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में और पंजाब में एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है जनता ने अपने निर्णय का। बहुत आशाएं दिल्ली को, बहुत आशाएं उत्तर प्रदेश को, और बहुत सारी उम्मीदें उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को अब इस सरकार से है। कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, और ये इतिहास रचा है एनडीए की सरकार ने, भाजपा ने, कि दोबारा सत्ता में वापसी हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है हमेशा, लेकिन यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिली। तो इससे बिल्कुल साफ है कि जनता के पास, जनता ने जिसको विकल्प चुना, जनता ने जिसको अपनी स्वीकृति दी, वो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार थी। तो यहाँ पर अब बारी भाजपा की है, एनडीए की है, योगी सरकार की रहेगी कि वो कैसे जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे, और जो बेशुमार मुद्दे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कहना कि बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन अब उस पर अमल करना है। केंद्र सरकार की बात करें, बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल,
होना है और साथ में स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी निवेश लेके आना है, आइडियल डेस्टिनेशन बनाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िया करना है। तो वो देखिए अच्छी बात है, जमीनी स्तर पे विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अब आपको विकास दिखता है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट का जो कार्य हुआ है, कई कार्य प्रगति पे चल रहे हैं, तो ये बात अच्छी एक पहल हुई है। लेकिन अब उम्मीदें लोगों की और हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोरोना काल में जी के देखा कि कैसे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची और यहाँ पर लोगों को इस समय बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पर अब सरकार की बारी है कि वो जनता के मन की बात पढ़े, सुने और उस पर अमल करे, क्योंकि तभी बात बनेगी। यहाँ पर आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, वो दावा करते हैं, तो अब तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। केंद्र से जो रजामंदी मिलनी है, स्वीकृतियां मिलनी है, हरी झंडी मिलनी है योजनाओं को, फंड्स को लेकर, तो वहां पर तो अब कोई किसी तरह की कोई रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो अब तो जल्दी से कार्य पूरे होने चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि प्राथमिकता के हिसाब से काम करना पड़ेगा कि आपको प्रायोरिटीज आप किसको देते हैं, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, उसके बाद आपने सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यहाँ पर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि जिन लोगों ने, जिस वर्ग ने आपको वोट नहीं दिया है तो आप उसका बहिष्कार करें या उसको नजरअंदाज करें। यहाँ पर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप भगवंत मान की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, जब पंजाब सरकार का उन्होंने, भगवंत मान ने शपथ ग्रहण उनका समारोह था, उन्होंने बिल्कुल साफ करा, जिन लोगों ने हम लोगों को वोट नहीं भी दिया, हम उनको भी, उनकी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। तो यही एक उम्मीद करी जाती है, अपेक्षा करी जाती है नेताओं से, राजनीतिक दलों से, सत्ता पक्ष में जो होते हैं, कि वो जनता को, हर एक को, सबको साथ लेके चले। और यहाँ पर अगर देखिए, आपने सिर्फ महज चुनावी दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहिए कि बड़ा वाला चुनाव अभी आने वाला है 2024 में और ये सेमीफाइनल था, उससे बात नहीं बनने वाली। ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश को आपने उत्तम प्रदेश बनाना है। लाल किले की पवित्र प्राचीर से जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, वहां पर तुरंत पहल लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब उस पे कैसे अमल होगा, कैसे आप अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, रोजगार देंगे, तो ये सब कुछ उस पर निर्भर होगा। अब लोग चाहते हैं कि कार्य और बढ़िया तेज रफ्तार पकड़े, ताकि जो कोरोना काल में 2 वर्ष जो अर्थव्यवस्था भी पीछे रह गई और आप जीडीपी के आंकड़े बोले धरातल पे आ गए, तो वो सब दोबारा पटरी पे आए। और जो आप बाकी आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, तो ये जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होने वाली है। तो ये स्वर्णिम मौका है, बिल्कुल एक बहुत सुनहरा मौका है उत्तर प्रदेश के पास और सरकार के पास। ठीक है, हम लौटेंगे, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विमल सिंह जी, डबल इंजन की सरकार, क्लियर ट्रैक, फुल पावर और हौसले से भरा हुआ ड्राइवर, सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अब ऐसे में जनता ने जो हरी झंडी दिखाई है इस सरकार के लिए, तो कहीं ना कहीं अब बची हुई उम्मीदें और जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर करना और उसको निभाना ये आपका कर्तव्य है। जी चंद्रशेखर जी, मैं बता देना चाहता हूँ, जनता ने हमें जो प्यार और हमें आशीर्वाद दिया है। दूसरी बात जो है, जनता ने किसी एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है, उनके काम को देखकर, उनके विकास को देखकर जनता ने चुना है। तो हम जनता के ऊपर, जो जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास के ऊपर हम खरे उतरेंगे। और जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने जो भी वादा किया उस वादा को हम पूरा करेंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं विपिन जी की बातों से काफी सहमत हूँ। विपिन जी जो है वरिष्ठ पत्रकार है, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देखा हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की ऐसे जिले से आता हूँ जो उत्तर प्रदेश का लास्ट जनपद कहा जाता है, बलिया, जहाँ पे जो है विकास जो है दूर दूर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है।
और वो बलिया जो है, मतलब कि जो हमारे सीएससी पीएससी सेंटर है, हमारे गांव के बगल में सीएससी पीएससी सेंटर थे, वो खुल तो गए थे लेकिन वो बंद पड़े हुए थे। ना वहां पे डॉक्टर मौजूद थे, ना वहां पे प्रचुर मात्रा में दवाइयां थी मौजूद थी। यहाँ तक कि जो है हमारे तरफ जो है सर्प जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और सर्प जो है दंश का जो इंजेक्शन होता था वो भी नहीं वहां पे मिलता था। लेकिन योगी जी ने इस दर्द को समझा और प्रत्येक सीएससी और पीएससी सेंटर को उन्होंने खुलवाया। वहां पे 9 बजे तक डॉक्टर पहुंच जाते हैं, वहां पे प्रचुर मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है। मैं दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके की बात करें, आज से पहले 2017 से पहले सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे इसी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज देखिए 2017 के बाद 5 एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश में खोले जा चुके हैं। बहुतों पे काम अभी जारी है। अब दूसरी चीज, विपक्ष के पार्टी के लोग कहते हैं कि एक्सप्रेसवे बनने से क्या उस प्रदेश का विकास होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, विकास होता है, क्योंकि उद्योग के मामले की बात करूं या निवेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पहले जो है 2017 से पहले 0 रुपए का जो है निवेश था। आज जो है 3.50 लाख करोड़ का जो निवेश है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले की बात करूं, उत्तर प्रदेश जो है 6ठे नंबर पे अर्थव्यवस्था, 12वें नंबर पे अर्थव्यवस्था में था, आज दूसरे नंबर पे है। उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। और मैं बात करूं दूसरी, तो इस डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वो 14वां था। आज उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितना काम हुआ है, आज 8 शहरों को जो है मेट्रो मिला है, आज 11 शहरों को जो है स्मार्ट सिटी बनाया गया। तो ये जनता ने देखा है, ये देखा है। मैं पूर्वांचल की बात करूं तो पूर्वांचल में जितना, चाहे जौनपुर की बात करूं या आजमगढ़ की बात करूं, ये अपराध डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे माना जाता था। वहां पे जो है जो विपक्षी पार्टियां होती थी, जैसे जो पक्ष में बैठी, जो सत्ताधार में बैठी हुई पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी होती थी, वहां पे थाने पे उनके लोग रहते थे, वहां पे गुंडे अपराध करके जाते थे, उनको छोड़ दिया जाता था। मैं कहना चाहता हूँ इस दर्द को जनता ने समझा है, और इस दर्द को समझते हुए जनता ने जो है योगी जी को आशीर्वाद दिया है। और जो भी जनता ने विश्वास दिया है, जो भी जनता जो है योगी जी से मतलब कि विश्वास के रूप में चाहिए, वो उनको जो है उनको डबल नीतियों के साथ हम उनको वापस करेंगे। जी बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, देखिए इस बार ये भी बड़ा परिवर्तन हुआ कि अखिलेश यादव ने दिल्ली भी छोड़ दिया है और अब सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं और सीधा लखनऊ का रास्ता कर लिया है, और समझ में आ गया है कि जनता के बीच में नहीं रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये बात कहीं ना कहीं समझी है अखिलेश यादव ने। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जनता के मुद्दे उनके बीच में रह के ही समझे जाते हैं। और ये कहना कि सपा की, अखिलेश यादव की को शिकस्त मिली है तो गलत होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर दी थी अखिलेश यादव ने। आप अगर उनकी चुनावी रैलियों की बात करें, जो जन सैलाब उमड़ा था, तो वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। वो अलग बात है कि अंत में बाजी भाजपा ने मारी, एनडीए ने मारी, और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी आप चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते यहाँ पर। और अब अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है, और साथ में अब यहाँ पर आप जब बात करते हैं काम दमदार योगी सरकार का नारा देते हैं, तो पहले नारा तो सपा ने भी दिया था, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है। सबको पता है क्या हुआ था। और तो ये बात अब करने का वक्त है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की अहमियत हिंदुस्तान की राजनीति में क्या है। और यहाँ पर एक बहुत अपेक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश से कि आपने अगर हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का योगदान की बहुत अहमियत रहेगी। आप फिल्म सिटी की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात है एक जिसको चर्चा में उल्लेख करना बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया है एनडीए को, तो वो अब बारी योगी सरकार की होनी चाहिए कि वो महिलाओं को प्राथमिकता दें, उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे एक नए युग का आगाज हो, नई सुबह का आगाज हो। और सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था को लेकर और पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। और अभी निश्चित बात है कि पहले कार्यकाल में योगी 1 में नकेल कसी गई है और कानून व्यवस्था बढ़िया रही है। जो घटनाएं हुई वो निश्चित बात है कि वो उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, और निंदा भी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए भ्रष्टाचार को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, खास तौर पे महिलाओं
के संबंध में कोई ऐसी घटना ना हो कि ताकि एक गलत संदेश जाए, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं एक टफ टास्क मास्टर की तरह। वही उनको मिसाल कायम करनी पड़ेगी, बरकरार रहना पड़ेगा उस छवि पर। और सबसे बड़ी बात है कि आप वो जमाना चला गया जब राज्य स्तर पे मुद्दे हुआ करते थे, सड़क, बिजली, पानी। अब दिल्ली की आप अगर बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें, तो वो बार बार दावा करते हैं कि यहाँ पर हमने शिक्षा के स्तर को ऊपर करा है और एक मॉडल सिटी बनाया है दिल्ली को। तो यही बात आपको प्रेरणा लेनी पड़ेगी। जो अच्छे कार्य होते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सरकार करे, तो वहां पर उससे किसी को किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको शिक्षा के स्तर को भी अव्वल दर्जे का बनाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का, और स्वास्थ्य का स्तर, क्योंकि कोरोना काल में हमने जीके देखा कि कैसे वेंटिलेटर्स को लेकर, आईसीयू बेड्स को लेकर कैसे हाहाकार मच गया था। तो यहाँ पर अब इससे पहले कि दोबारा, क्योंकि आपदा जब भी आती है तो बता के नहीं आती कोई भी, और यहाँ पर जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तो देखा कि चुनौतियां बेशुमार सामने पेश करी चुनौतियां आई थी। तो वो अलग बात है कि वो सफल रहे बहुत हद तक योगी सरकार, और WHO ने भी उस बात की तारीफ करी। अब यहाँ पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो ये बात समझना पड़ेगी। जब जनता ने एक स्पष्ट बहुमत दिया है, अब बारी योगी सरकार की है कि वो कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि एक ऐसी नजीर पेश हो जिससे आने वाला वक्त उनसे प्रेरणा ले। और उससे सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर है, मनोबल बढ़ा हुआ है कि एक ऐसी उनको जीत मिली है, इतिहास रचा है। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और लोगों के सपने पूरे करने हैं, सबको साथ लेके चलना है। एक अच्छी पहल करी थी पहले कार्यकाल में योगी सरकार ने, जब मदरसों को हाईटेक करने की बात करी, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। तो ये बहुत स्वागत योग्य बात है। और रणनीति जो पहले कार्यकाल में रखी कि राशन, जो मुफ्त राशन दिया गया, कि तभी ये नारा चला कि भाई शासन उसको जिसने राशन दिया, तो जितने लाभार्थी थे वही, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है इन चुनावों में। तो ये बात समझनी पड़ेगी, उसी अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में एक अच्छी रणनीति से जो कैबिनेट भी बनेगा वो भी बड़ा संतुलित होना चाहिए, कि ताकि जैसे आपने मोदी कैबिनेट की बात करें जो विस्तार हुआ हाल फिलहाल में, तो महिलाओं को भी तवज्जो मिली और ओबीसी वर्ग को भी तवज्जो मिली, प्रोफेशनल्स को तवज्जो मिली। तो यहाँ पर आपने युवाओं को भी साथ लेके चलना है, और जो तजुर्बेकार हैं उनको भी आपने लेना है, और पुराने जो आपके कुछ मंत्री हैं उनको भी आपने मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा। जैसे आप बात करते हैं, दूसरी बात मोहसिन रजा की बात करते हैं, और साथ में नए चेहरे कुछ पंकज सिंह, अदिति सिंह, अपर्णा यादव। तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा कि बड़ी संतुलित सरकार है, और यहाँ पर सबको रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए। जैसे पहले था 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड पेश करी, तो जनता पे बातों का बड़ा अच्छा संदेश जाता है। जनता समझती है कि ये कोई हाथ पे हाथ धर के सरकार नहीं बैठेगी, ये बिल्कुल ये लोग 24 घंटे 365 दिन बिल्कुल प्रतिबद्ध रहेंगे कि जो इनको हमने जनादेश दिया है, अब उस पे ये पूरी तरह से खरे उतरेंगे। ठीक है विमल जी, देखिए विपिन शर्मा जी ने कहा कि इस तरह नया कोई नवाचार भी हो सरकार में, सारी बातें हैं। और इस बार ये भी आपको नज़र रखनी होगी कि कोई कुलदीप सेंगर ना निकल जाए, 4 विधायकों पे सब पे नज़र रखनी होगी, और कहीं कोई कलंक सरकार पर ना लगे, और सरकार पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील नज़र आए महिलाओं से लेकर हर एक मुद्दे पर। और ADR की रिपोर्ट में ये भी जिक्र था चुनाव से पहले कि कई अपराधी भी चुनकर आए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दामन साफ होना चाहिए, ये भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। देखिए, मैं चंद्रशेखर जी बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि देखिए जो अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहता था NCRB की रिपोर्ट में, आज देखिए महिलाओं के अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश में है। मैं दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 2016 में जो है 4816 जो है बलात्कार हुए थे। 2020 की बात करूं तो लगभग ये 2500 का आंकड़ा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आंकड़ा घट रहा है। दूसरी चीज, हम जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उसको पूरा करने की बात करते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग जो है 3349 अपराधियों को इनकाउंटर किया गया है, करके घायल किया गया। लगभग 150 बड़े अपराधियों को मारकर जो है इनकाउंटर किया गया उनका। और इसके साथ साथ 630 लोगों को और ये भी कहिए कि कुछ को पार्टी में शामिल भी कर लिया गया है। ये भी नहीं चंद्रशेखर जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील पार्टी है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते। आप कुलदीप सेंगर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अगर जो चलिए मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगी।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विमल सिंह, विमल जी देखिए, एडीआर की रिपोर्ट में जिक्र था कि कई अपराधियों ने बीजेपी से चुनाव लड़ा, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि हर सवाल आपके समर्थन का नहीं पूछा जा सकता, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो सच का सामना आपको करना होगा। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, बड़े बड़े अपराधी जो समाजवादी पार्टी में थे, मैं नाम आपको बता देना चाहता हूँ, नाहिद हसन, जिनको कैराना से जो है प्रत्याशी बनाए थे समाजवादी पार्टी के महामहिम, मेरठ के जो है रफीक अंसारी, पिथौर से शाहिद मंजूर, हाजी यूनुस, अमरपाल शर्मा, ये ऐसे बड़े बड़े नाम है समाजवादी पार्टी की तरफ से जिनके ऊपर दंगा बरसाने का, हिंसा, बड़े बड़े हिंसा कराने का, बलात्कार जैसे आरोप जैसे लगे हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हो, अगर वो गलत है तो वो जेल जाएगा, चाहे पार्टी का विधायक हो या पार्टी का नेता हो या पार्टी का किसी दायित्व पे रहने वाला कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको जेल जाना है अगर वो गलत करता है। दूसरी बात में महिलाओं की बात कर लेता था, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रत्येक जो है थानों में महिला हेल्प डेस्क बना है। पहले क्या होता था 2017 से पहले कि कोई महिला अगर उत्पीड़ित रहती थी, वो थाने में जाती थी, उसका कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वहां पे कोई महिला जो है पुलिसकर्मी या महिला कोई कांस्टेबल वहां पे उपलब्ध ही नहीं रहती थी। लेकिन इस दर्द को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और महिला हेल्प डेस्क बनाया। वहां पे जो महिला सुनने वाली है वो एक महिला कांस्टेबल है, और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है उसको महिला कांस्टेबल अच्छे तरीके से समझ सकती है। दूसरी बात, मिशन शक्ति का अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा है। महिलाओं को साहस, महिलाओं के साथ अपराध ना हो, महिलाओं को इतना मतलब कि खुद से अगर साहस, इतना साहसशील बना दिया जाए कि वो खुद मतलब कि किसी बड़े तरीके के अपराध अगर होने हैं उसके साथ होना हो जाए तो वो उससे लड़ सकती है। दूसरी चीज, आप देखिए मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत जो है 1,55,000 जो है हमारी बेटियों का विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश में 4,450 पिंक टॉयलेट जो है, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, नोएडा के आप किसी भी जगह में चले जाइए, वहां पे जो है पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इस दर्द को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा। पहले अगर कोई हमारी महिला माताएं, हमारी बहनें अगर ऑफिस से निकलती थी, अगर उसको शौच या किसी प्रकार का उसको इमरजेंसी पड़ जाता था, तो वो घर पे आकर जो है वो मतलब कि उस दर्द को जो है बर्दाश्त करती थी, घर तक बर्दाश्त करती थी। लेकिन इस दर्द को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा। मैं कहना चाहता हूँ कि एक एक चीज को, एक एक योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा। रही बात, मैं स्वास्थ्य की बात करूं या शिक्षा की बात करूं, इसी उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज देखिए 32 से उत्तर प्रदेश में 32 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में एक भी एम्स नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में रायबरेली में और गोरखपुर में 2 जगहों पे जो है एम्स खोले जा चुके हैं। आप देखिए, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में काफी काम हुआ है। कोविड टर्म की बात करूं तो कोविड टर्म में जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देवासन हो गया था, लेकिन वो 11 लोगों की टीम के साथ जो है अपनी बैठक कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो है कैसे कोविड से लोगों को बचाया जाए, लोगों तक जो है कैसे प्रचुर मात्रा में दवाइयां, प्रचुर मात्रा में जो है ऑक्सीजन गैस कैसे पहुंचाया जाए, उस पे वो वार्ता कर रहे थे। वो लगभग 2 दिन बाद जो है अपने पिताजी के देवासन में गए थे। इसके साथ साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कोविड हुआ था, वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रत्येक जनपद का हाल ले रहे थे। जैसे वो जो है कोविड से सही हुए, प्रत्येक जनपद में गए, आपने देखा कैसे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत काम हुआ उत्तर प्रदेश में। मैं तो खुद ग्राउंड लेवल पे जाकर देखा है। और देखिए, मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, हम लोग के अंदर ये है कि जैसे प्रत्येक हफ्ते के अंदर चाहे मंडल हो या जिला हो या प्रदेश की बैठक होती रहती है, हम प्रत्येक जो है लोगों तक जाते हैं। हम अंत्योदय की बात करते हैं। अंत्योदय का मतलब ये होता है जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान होता है, उसका विकास कैसा किया जाए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सोचती है। हम जो है लास्ट पंक्ति पर इंसान तक पहुंचते हैं, हम उनके दर्द को समझते हैं, हम उनकी नीड को समझते हैं कि उनकी आवश्यकता क्या है, और इस बात को हम जो हमारी जब बैठक होती है, चाहे प्रदेश में या जिला में या मंडल में, हम उस बात को रखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है, इसी विकास को देखते हुए इस जनता ने हमें जो है प्यार दिया, हमें आशीर्वाद दिया, और इस आशीर्वाद पे हम खड़े उतरेंगे और डबल इससे ज्यादा हम उनको जो है।
विपिन जी, देखिए, सरकार, पिछली सरकार और अब नई सरकार, अब दोनों सरकारों की एक तो आलोचना समालोचना होगी, एक मूल्यांकन होगा कि पिछली सरकार में क्या था और इस सरकार में क्या है। ये भी कहीं ना कहीं एक अपनी साख को कायम रखने के लिए, वर्चस्व को कायम रखने के लिए, और जो चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी उत्तर प्रदेश में, उनको क्रियान्वित करने के लिए समय से, ये सारी सारी रूपरेखा। और दिल्ली से कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, लखनऊ का रास्ता ही दिल्ली पहुंचता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को जो आशाएं हैं वो अगर इस बार पूरी हो जाएंगी तो एक राजनीति के लिए बड़ा उदाहरण बन सकता है उत्तर प्रदेश। बहुत सवाल आपका अहमियत रखता है त्रिशूल जी। मैं ये बात आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जैसे आप अच्छा कोई पुलिस स्टेशन बनाते हैं तो वो फिर आप बोलते हैं कि एक अच्छा मॉडल पुलिस स्टेशन है, इसी को आगे एक मॉडल मानकर और आगे पुलिस स्टेशन बनाए जाएं अलग अलग जगह में, अलग प्रांतों में। तो उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश एक अच्छी मिसाल कायम कर दे तो ये बाकी राज्यों के लिए एक अच्छी नजीर पेश होगी। वहां से प्रेरणा ले सकते हैं बाकी राज्य कि यहाँ पर जो एक ये सफल मॉडल कायम करा है योगी सरकार ने, तो उससे बहुत बढ़िया हो सकता है। सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से नहीं, कि क्योंकि सत्ता पे आज कोई राजनीतिक दल काबिज है, कल कोई सत्ता से बाहर हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपको देश को देनी पड़ेगी और जो जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं उनको देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी समझना पड़ेगा कि जब जनता ने आपको अपना जनादेश एक बिल्कुल स्पष्ट बहुमत दिया है, पहले कार्यकाल में आपको प्रचंड बहुमत मिला, इस बार स्पष्ट बहुमत मिला, आपको कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करनी पड़ी और खरीद फरोख्त वाली बात ऐसी नौबत नहीं आई। तो यहाँ पर अब तो बिल्कुल राह बिल्कुल आसान है आपकी। यहाँ पर आपको आपकी डबल इंजन की सरकार है, स्वीकृतियां आपको मिल जाएगी, हरी झंडी आपको केंद्र सरकार से मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर योगी सरकार अच्छा कार्य करती है, कुछ अच्छे कीर्तिमान स्थापित करती है, तो 2024 की राह आसान हो जाएगी। ये भी बात है, एक तीर से दो निशाने। अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आपको सबको, सारे वर्गों को सशक्त करना है, तभी आपके नारे में दम नजर आएगा। कि आप जब बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब तो खैर उसमें इजाफा हो गया, सबका प्रयास भी जुड़ गया है। तो यहाँ पर जब तक आप सबको सशक्त नहीं करते, जो भी वर्ग आपसे नाराज है या जिसने आपको अपना जनादेश नहीं दिया, वोट नहीं दिया, तो उनको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, उनके गिले शिकवे दूर करने पड़ेंगे। यही एक अपेक्षा करी जाती है अच्छे सुलझे हुए नेताओं से, राजनीतिक दलों से। और यहाँ पर अगर आपका किसान वर्ग आपसे नाराज था, तो वो भी आपको अब उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। उनको कैसे सशक्त करा जाए, सरकार की मंशा अच्छी थी, वो किसी कारणवश नहीं समझा पाए अपने कृषि कानून, अभी उनकी आय को दुगनी करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपनी नीतियों को, योजनाओं को लेके जाना पड़ेगा, उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा, जिस वर्ग के लिए भी वो नई नीतियां लेके आए हैं, नई योजनाएं लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आपको अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही आप, अगर उत्तर प्रदेश एक सशक्त बन जाए, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, तो वो दिन भी दूर नहीं जब आप वो दौर दोबारा लेके आ सकते हैं जब हिंदुस्तान, हमारे महान मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। और आजादी के समय किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं, $1 1 का हुआ करता था। और उसके बाद क्या हाल हुआ, आपका रुपये डीवैल्यूट कर गया। तो ये बातें, अब अगर आपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो आपको आयात निर्यात में भी संतुलन बिठाना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि हम इंपोर्ट तो बहुत कर लेते थे, अभी ये तो अमूमन होता रहा है, ये तो रिवायत रही है हमारे देश में कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और उसकी तुलना में एक्सपोर्ट कम होता है। तो आप दूसरे मुल्कों की तो आप अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देते हैं, यहाँ पर अपने वो रहता नहीं। तो यहाँ पर प्राथमिकता देनी पड़ेगी, स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। और यहाँ से उत्तर प्रदेश से ही इसकी पहल होनी चाहिए। आप अगर इन्वेस्टर समिट करते हैं, उससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है, विदेशी निवेश अगर आए। और सबसे बड़ी बात है, बल देना पड़ेगा मेक इन इंडिया, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सिर्फ आप बोलने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं और जनता चाहती है कि जो विकास के कार्य अधूरे रह गए, उनके सपने अधूरे रह गए, और जो एक सपना संजोया है, सपना साझा करा था मुख्यमंत्री योगी ने कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे अगर हमारे को मौका मिलता है, तो वो अब इससे ज्यादा सुनहरा मौका नहीं मिल सकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कि वो जनता के सपनों को पूरा करें, ताकि बाकी राज्य भी प्रेरणा ले और समृद्ध बने सही मायने में उत्तर प्रदेश, और एक नई सुबह का आगाज हो।
और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अब तो सारे आपका संगठन भी बहुत मजबूत है। अब आप जो चयन करते हैं नई मंत्रियों का, उसमें बहुत सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अपनी छवि भी साफ रखनी है कि यहाँ पर आप बिल्कुल कोई भ्रष्टाचार के आप पे आरोप ना लग पाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप महिलाओं के प्रति आप प्रतिबद्ध हैं। ये एक अच्छा संदेश देना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही है इन चुनावों में। 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोले, जो समर्थन उनको मिला है एनडीए की सरकार को, मुख्यमंत्री योगी को, तो ये अब बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि जब जनता अपना जनादेश देती है, तो वो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको जनता ने 5 वर्ष आपको दिए हैं कि आप अपनी सरकार चलाएं, उसके साथ जिम्मेदारी आपके कंधों पे दी है कि ताकि उनके आप विश्वास पे पूरे खरे उतरें और उनके सपने पूरे करें। और अब जो आपने नए एम्स बनाने हैं, नए एक्सप्रेसवे बनाने हैं, नए एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो अब उनको आप उस पे अमल करिए और ये एक संदेश जाए अंतरराष्ट्रीय पटल पे कि हिंदुस्तान एक आइडियल डेस्टिनेशन बन गया है। आप रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेडिकल टूरिज्म इसको डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, तो यहाँ पर आप स्टार्टअप कल्चर जो है उसको प्रमोट कर रही है सरकार। और तो ये बातें बड़ा अच्छा संदेश मिलता है। और लेकिन अच्छा इससे ज्यादा संदेश मिलेगा कि अब इन पे कितना अमल होता है, क्योंकि सबकी नजरें अब वहां पर टिकी हैं कि कब सरकार कितनी जल्दी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं पे अमल करती है और उसका सही मायने में जमीनी स्तर पर एक आम आदमी को फायदा मिलता है। बिल्कुल विमल सिंह जी, देखिए आध्यात्मिक उन्नति में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि है। आपने उसमें के संग धार्मिक उन्नति को जोड़ा, और लेकिन औद्योगिक उन्नति उतनी नहीं है उत्तर प्रदेश में। बहुत कम लोग जानते होंगे कि नोएडा को न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल अथॉरिटी कहा जाता है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को कई नोएडाओं की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश को कई नोएडा मिलने चाहिए। विपिन शर्मा जी ऐसा ही कुछ कहते हैं नोएडा को? बिल्कुल, देखिए वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है बात ये। तो वो नोएडा जो ओखला का नाम लिया गया है दिल्ली से, अब उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं खुद उसका अपना नाम हो, उसका खुद अपना इंडस्ट्रियल एरिया हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, उसकी औद्योगिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने। हाँ, ये सब उत्तर प्रदेश को चाहिए ताकि रोजगार वहाँ कायम हो सके। अपराध को समाप्त किया है, तो अपराध इसीलिए होता है कि बेरोजगार होते हैं, और जब उनके ऊपर पुलिस का डंडा नहीं होता है, अपराध इसलिए होता है कि कानून का कहीं राज सिंगल विंडो नहीं सिस्टम हो, जंगल राज होता है, तो लगता है कि फिर अपराध कर लिया जाए। तो अब जब अपराध समाप्त कर दिया है, तो निश्चित रूप से अपराध लोग क्यों कर रहे थे? मजबूरी में ही कोई अपराध करता होगा, शौक से तो नहीं करता होगा। अगर 2 रोटी वक्त पे मिल जाएगी तो नहीं करेगा, लेकिन ये व्यवस्था आपको करनी होगी। देखिए, मैं दूसरी चीज में जोड़ना चाहूंगा कि जो उद्योग की बात कर रहे हैं, जो वाणिज्य की बात कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश को देखिए 14 से जो है दूसरे नंबर पे आया है। और रही बात नोएडा, एक ऐसा नोएडा जो है, जो नोएडा है वैसा नोएडा 11 शहरों को बनाने का कवायद जो है उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अभी 11 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया गया है। आप देखें कि 8 शहरों में जो है मेट्रो का कार्य जारी किया गया है, कई शहरों में जो है। देखिए, मैं टोकता नहीं हूँ ऐसे, लेकिन स्मार्ट सिटी की बात तो मत कीजिए। ये स्मार्ट सिटी तो बिल्कुल एकदम क्या बताएं, खोखलापन सा हो गया है। कई देश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, लेकिन आप जमीनी हालात देखेंगे ना तो बहुत भयावह है वहाँ के। फंड खर्च देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा। और चंद्रशेखर जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2017 से पहले अगर उत्तर प्रदेश अगर आप आए होंगे और 2017 के बाद अगर आप उत्तर प्रदेश आए होंगे, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिला होगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कोविड के टाइम में लगभग जो है 46,000 करोड़ का निवेश हुआ उत्तर प्रदेश में। एक बोन वालिया कंपनी है, जूते की कंपनी है, वो चाइना से उठ के आगरा आई है और 300 करोड़ का निवेश उसने किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए नोएडा जैसा शहर जो आप कह रहे हैं, तो आप देखिए ना, आप जिस बेरोजगारी दर की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी जो दर था वो 17.5 था। 2017 के बाद अभी जो बेरोजगारी दर है वो 4.1 है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो रोजगार
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनाने का, वोकल फॉर लोकल का सहयोग देने का। मैं कहना चाहता हूँ 2 लाख लगभग मैं आपको आंकड़ा दे देना चाहता हूँ, 2,33,802। सुन लीजिए विमल जी देखिए, आप अपनी जगह ठीक है, मुझे आंकड़े की ज़रूरत नहीं है। आप जो कह रहे हैं आपको जनादेश मिला है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, कोरोना जैसी स्थिति में ये हुआ कि राजपथ जो खुद मजदूरों ने बनाए थे खून पसीने की मेहनत करके, खून पसीने से, और उन्हीं के कदमों से वो राजपथ लहूलुहान हो गए। जब उन मजदूरों के पैर से निकला हुआ खून उन राजपथ पर लगा होगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र कलंकित हो गया होगा। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा सरकारों का विद्रूप रूप कहीं ना कहीं आम जनता को नहीं देखना पड़े। अगर मजदूर उस पथ से निकलें जिस पथ को उन्होंने बनाया है, तो उनको सुरबाला के गहनों में गूंथे जाने की चाहत नहीं है, लेकिन 2 रोटी वक्त पर मयसर हो जाए ये उनको चाहत है। देखिए, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में अपनी इस बात को रखा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये कोविड का जो टर्म था ये बहुत संवेदनशील टर्म था। ऐसा नहीं है कि इंडिया इस महामारी से जुड़े, पूरा विश्व जो है इस महामारी से जुड़ा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो हमारे श्रमिक भाइयों के लिए ट्रेन भेजने का कार्य माननीय योगी जी ने किया था। दूसरी चीज, हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो भविष्य थे, हमारे जो छात्र थे, जो राजस्थान में फंसे हुए थे, जो दिल्ली में फंसे हुए थे, जो अन्य शहरों में फंसे हुए थे, उनको बस भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। बिल्कुल, मैं विमल जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विमल जी, बस यही लोगों की अपेक्षा रहती है कि जिस उत्साह से जनादेश देते हैं, आशीर्वाद लोग जनता को, कहीं जनता अपना आशीर्वाद देती है सरकारों को, राजनीतिक दलों को, वो संवेदनशीलता कहीं ना कहीं रहना चाहिए और उसको निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जो भी अपने मैनिफेस्टो में कहती है उसको हम पूरा करने का जो है संकल्प लेते हैं और उसको पूरा करते भी है। पहली ऐसी पार्टी है कि जो अपने मैनिफेस्टो में लिखती है वो करती है। अब देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने 2015 में आए थे, 70 वादे लेकर आए थे, आज तक एक वादे पूरा नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है जो भी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है, देखिए हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त कराएंगे, हमने करा के दिखाया। हमने कहा था कि यहाँ पे गुंडा राज कायम नहीं होने देंगे, हमने करा के दिखाया। हमने कहा था कि भाई यहाँ पे जो है एक भी दंगा नहीं होगा। आप देख लीजिए, 2017 से पहले 400 दंगे हुए थे, आप देख लीजिए 2017 के बाद जो है उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। हमने कहा था कि भाई यहाँ पे एक भी हिंसा नहीं होने देंगे, हमने करके दिखाया। हम कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे जो है लॉ जिहाद पे कानून बनाएंगे, वो हम करके दिखाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है वो हम करके दिखाते हैं। जी बिल्कुल। इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। इंदुकांत जी, बड़ी गहरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पे आ गई है, क्योंकि जनादेश तो मिल गया है, लेकिन अब आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति के साथ औद्योगिक उन्नति की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि जो राजपथ मजदूरों ने बनाए हैं वो कम से कम उनके कदमों से लहूलुहान न हो, तो वो रोजगार उपलब्ध करवाना होगा। ये जिम्मेदारी है सरकार पर। जी चंद्रशेखर जी, आपने बड़ी बात कही और बिल्कुल जो जनादेश मिलता है किसी भी सरकार को, वो भी एक जनादेश के बाद तुरंत अगर दूसरा जनादेश मिलता है तो जिम्मेदारियां डबल होती हैं। और लोगों ने बड़ी उम्मीद से सरकार को दोबारा जनादेश दिया है और हमें विश्वास भी है। देखिए, लक्ष्य भी उनके पास 5 साल का नहीं है। वास्तव में चंद्रशेखर जी, आप देखेंगे तो लक्ष्य 2 साल का है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार का दावा ये करते हैं, उस डबल इंजन में दूसरे इंजन का चुनाव 2024 में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे आधा से अधिक वोट मिले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मोदी और योगी की जोड़ी ने जीत हासिल की, अकेले योगी की जीत नहीं है। ऐसे में 2024 में इनको रिजल्ट देना पड़ेगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनका कि आपने देखा चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, तो जिनका शिलान्यास किया उसकी प्रगति अगर 2024 में नहीं दिखा पाएंगे तो 2024 के इनके
अपने चुनाव परिणामों पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि इनके सामने अब इस बार की जीत के बाद 2027 लक्ष्य नहीं है, इनके पास 2024 का लक्ष्य है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो उत्तरदायित्व और जो जवाबदेही तय होगी 2024 में, उसके चलते बहुत सारे काम आपको जमीन पर 2024 के पहले देखने को मिलेंगे। जी चंद्रशेखर जी। इंदुकांत जी, उत्तर प्रदेश से बड़ी अपेक्षाएं हैं भाजपा की, और कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर मजबूत होना है तो उत्तर प्रदेश को जीत तो लिया है, लेकिन अब निरंतर कैसे रखना है, और कहीं कोई किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं, बहुत बड़ा गठबंधन नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना होगा जो जनता की अपेक्षा है, वो उम्मीदें कहीं जल्दतर पूरी हों। क्योंकि देखिए, पंजाब में अगर सरकार आई आम आदमी पार्टी की तो भगवंत मान लगे हैं, दिल्ली भी पहुंचे हैं, 1 लाख करोड़ के पैकेज की भी मांग की है, तमाम चीज़ें हैं, तो वो बड़ी घोषणाओं का जो इंतजार है वो भी करना होगा, और ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। जी देखिए, बड़ी सुविधा है एक तरह से। आप देखेंगे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है कि उनके पास दूसरा इंजन सहयोग के लिए आतुर है। वहाँ कोई चीज उनको डिमांड नहीं करना है, हर चीज उनके पास इन हैंड है। और ऐसे में मैं आपको बताऊं कि वास्तव में अगर वो काम करना चाहेंगे तो बहुत सारे काम और बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो देखिए, जो काम नहीं करना चाहे उसकी तो बात ही अलग है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उत्तर प्रदेश के लिए काम के लिए, विकास योजनाओं के लिए आतुर है, उस तरह से कोई फंड की कमी नहीं आएगी। और अगर फंड की कमी नहीं आएगी तो दोनों सरकारें मिलकर काम बहुत तेजी में आगे बढ़ा सकती हैं। जी चंद्रशेखर जी। नितिन शर्मा जी, देखिए, अब जैसा इंदुकांत दीक्षित जी कह रहे हैं कि समय 2 साल का ही है, क्योंकि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश को, पहले गुजरात को कहीं प्रस्तुत किया गया और गुजरात मॉडल को कहीं समर्थन मिला और केंद्र में सरकार बनी, अब उसी तरह उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करना होगा 2024 में। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को जो प्रस्तुत करना होगा तो उसका प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि वहाँ बीजेपी के पास सफलता के कई मापदंड हो, कई ऐसी कहानियां हो कि ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। पूरी तरह से इंदुकांत दीक्षित जी की बातों के साथ इत्तेफाक रखता हूं कि यहाँ पर अगर सही मायने में आप ये मान के चलें कि तो ये 5 साल का समय नहीं है, यहाँ पर 2 साल समझने पड़ेंगे, क्योंकि 2024 का बड़ा वाला चुनाव है, फाइनल मैच, और उसी पे सबकी निगाहें होंगी। और यहाँ पर अपना सारी ताकत लगानी पड़ेगी भाजपा को, एनडीए की सरकार को और योगी सरकार को, कि यहाँ पर जो मापदंड है कि आप अगर बात करें रोजगार का और कैसे हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें, महिलाओं को और क्या नई योजनाएं दे सकें, और सबसे बड़ी बात है कि सबको साथ कैसे लेके चल सकें, सारे वर्गों को सशक्त कैसे करा जाए। और ये अगर संदेश उत्तर प्रदेश से जाता है तो निश्चित बात है राह आसान हो जाएगी 2024 के लिए। और एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी बड़ा अच्छा संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान का कि जहां पर जिसने एक अच्छी मिसाल कायम करी है। अगर आप लॉकडाउन की बात करें, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल करी, कोटा से जब बच्चों को बुलाने की जब वो चुनौती सामने आई थी तो वहां पर जिसकी बहुत तारीफ हुई। और ये बातें लोग भूलते नहीं है। और तभी ये नारा निकला कि जब जिसने राशन दिया उसी को शासन मिलेगा, और वही हुआ। जनता ने अपना स्पष्ट बहुमत देके बिल्कुल साबित कर दिया कि सरकार की लाभार्थी योजनाएं जो थी, आज उसी को आधार मानकर जनता ने अपना बेशकीमती वोट योगी सरकार को दिया। तो ये बातें वही अच्छी रणनीति को लेकर कुछ ऐसे कुछ मॉडल कायम करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी सफल योजनाएं, सफल नीतियां लेके आनी पड़ेंगी, जिससे एक बहुत अच्छा संदेश मिले पूरे देशवासियों को कि ये उत्तर प्रदेश और जो योगी की सरकार है। और ये डबल इंजन की जब बात करते हैं, बार बार डबल इंजन सरकार का उल्लेख करते हैं, तो ये समझना पड़ेगा डबल इंजन के साथ डबल जिम्मेदारी आती है। और जब तक वो पूरा काडर, इनका पूरा संगठन समझता नहीं है भाजपा का, एनडीए का, तब तक ये बात नहीं बनने वाली। ये जिम्मेदारी पूरी निभानी पड़ेगी, तभी जनता के विश्वास पे आप खरे उतरेंगे। जनता को यकीन होगा कि हमने गलत लोगों को अपना बेशकीमती वोट नहीं दिया। और यहाँ पर और ये फिर उसके लिए सीधी बात है कि 2024 को भी वो अपना विश्वास इन्हीं पे कायम रखेंगे। और लेकिन अभी चुनौतियां बेशुमार हैं, ये राह आसान नहीं है।
अभी ये 2 वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड निरंतर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरिट के आधार पे ही चयन होगा। ये 21वीं सदी की आवाम है, जनता ये भली भांति समझती है कि क्या जुमलेबाजी है और क्या सही मायने में जो कौन सी सरकार यहाँ पर विकास के कार्य करती है, क्योंकि अभी कार्य हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमामि गंगा की बात करें, आप एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट्स की बात करें, शिक्षा को स्तर को ऊपर बढ़ाने की बात करें, स्वास्थ्य के स्तर में काफी इजाफा हुआ है, तो ये बातें हैं। और सबसे बड़ी आवास विकास योजना जो है सरकार की, उसने भी काफी अपना उसने काफी एक कमाल करा, क्योंकि जनता ने उसको स्वीकृति दी, जनता उससे काफी खुश थी। संक्षिप्त सा जवाब ले लेता हूँ विमल सिंह जी। देखिए, कई लोगों को कार्ड भेजे गए हैं, गणमान्य को, उद्योगपतियों को भेजे गए हैं, तो ये साफ संदेश है कि उद्योग आएगा। लेकिन कार्ड कंगना रनौत को भी भेजा गया है, तो ये भी होगा कि आप अपने मन की करते रहेंगे जो करते रहे हैं, बयान होते रहेंगे आपके छोटे मोटे। लेकिन देखिए, हाँ कहिए। नहीं, कंगना रनौत जी जो है देश की कलाकार हैं, एक मशहूर अभिनेत्री हैं। तो देखिए, हम जो है भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करते हैं। हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, चाहे कला मंच हो या अगर हम बात करें कि जो द कश्मीर फाइल जो मूवी आई है उसके भी कलाकारों को बुलाया गया है, क्योंकि जो प्रेरणा, देखिए कश्मीर फाइल जो मूवी आई है इसमें लोगों को नहीं पता था कि भाई कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। उस फिल्म ने जो है लोगों को उजागर किया और लोगों को दिखाया कि भाई कश्मीरी पंडितों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, तो उनको भी बुलाया गया। इसके साथ साथ जो भी उद्योगपति हैं, जो उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरीके से विकास हो रहा है, उस विकास में जो है अपना जो है अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग लाने की बात करें, जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है कि कैसे उत्तर प्रदेश चलाना है और कैसे दिल्ली चलाना है। लेकिन बस ये है कि जनता को जो उम्मीदें हैं वो पूरी होनी चाहिए। समय समाप्त हो रहा है। इंदुकान दीक्षित जी, विमल सिंह जी, विपिन शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जनता ने जनादेश स्पष्ट रूप से दिया है और जनता की उम्मीदें हैं कि एक बेहतर उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश बने। अब देखना ये होगा कि योगी के दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को जो मिलना चाहिए उसमें से क्या क्या मिल पाता है और दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ से कितना मजबूत होता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।